के हैं। यहां पर हम दो लैंग्वेज ध्यान रखते हैं, एक क्या, R इज रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, ये A और B के रिजल्टेंट कहलाएंगे। A एंड B आर rectangular component of, थैंक यू, पानी भी ले आए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ R। अब चेक करिए आप लोग, ये सेट करिए दिमाग में। एक आइडिया और था आपके पास जो पहले आपके सामने आया है, जिसे हम लोग कहा करते थे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो कन्वेंशनल थे, गुड इवनिंग आदित्य, बालक आ गए? गुड इवनिंग सर। ये राय है, यस बहुत बढ़िया। चेक करो इसे थोड़ा, अरे शांत हो जाओ। चेक करो ये आई जे के, ये आई जे के हैं ऐसे वेक्टर्स जो आप कहते हो जिनका लेंथ है 1 और जिनका एक ही काम है डायरेक्शन बताना। यदि मुझे बार बार लिखना पड़े प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो उसके बदले मैं आई कैप लिख दूंगा। यदि मुझे बार बार लिखना पड़े जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, के बदले मैं जे कैप लिख दूंगा। तो हमारे शॉर्टकट हैं जो पूरे फिजिक्स वाले यूज करेंगे, मैथ्स वाले भी यूज करेंगे। और आपको लगे कि नहीं मैं बड़ा मेहनती हूं, तो लिखा करो, छोड़ दो आई कैप जे कैप, कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपसे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक और जो डिफिनीशन आपको बताया गया, उनको इन सब को एक साथ यूज करना। डिफिनीशन आपको बताया गया कंपोनेंट और प्रोजेक्शन। ये जो डिफिनीशन आपको बताया गया, चूंकि इसमें आप काफी पहले यूज कर चुके हैं टाइम, तो आप केवल अब बोलकर मुझे ये बता दो कि आपको याद है। यहां देखिएगा, प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपको देखना है ए का कंपोनेंट कितना होगा। प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ए का कंपोनेंट आपने लिख दिया, अब बी का बताओ, प्लस एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा प्लस फाइव। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने पर एक्स वाई एक्सिस दिमाग में बनेगा हमेशा, लेकिन मैं केवल कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर वर्ड अभी मैंने स्पेसिफिक यहां अब यूज नहीं किया। आपसे पूछा मैंने ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। वेक्टर ए को देखो और बी को देखो, उनके बीच में एंगल देखो। ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछ रहा है, तो एक्स वाई भूल जाओ। कंपोनेंट का बेसिक डेफिनेशन है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए उसका लेंथ लीजिए और उससे जितने एंगल पर वो दूसरा डायरेक्शन है जिसके डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमसे पूछा गया, वो कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, यदि केवल कंपोनेंट कहा जाए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग, ध्यान देना, बी, वेक्टर बी, ये कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे ए का लेंथ। तो ए के वेक्टर के साथ दो लाइन खींचा मतलब डायरेक्शन काट के हटा दिया, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा या फाई, कॉस फाई। अब यहां पर या तो ऐसे लिखो या एरो हटा लो, क्योंकि एरो हटा लोगे तब भी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये कॉस फाई लिखो। अच्छा, ये बताना, कंपोनेंट यदि मैं देखना चाहता हूं, बोल दो, सी का ए के डायरेक्शन में कितना होगा, सी का ए के डायरेक्शन में, सी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में किसका, सी का, तो सी का लेंथ मॉड सी कॉस अल्फा प्लस फाइव। ये कंपोनेंट के लिए ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन जब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूंगा तो वहां थोड़ा सा एक
आसान क्या है कि आपको जब भी कोई वेक्टर दिखेगा, एक तरफ थीटा दिखेगा तो दूसरी तरफ हमेशा क्या दिखेगा, 90 माइनस थीटा। यदि एक तरफ थीटा दिखेगा तो दूसरे तरफ 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसका ये डायगोनल हो, हमेशा ओरिजिन से दूर जाता हुआ ये होना चाहिए वेक्टर। तो इनके जो दो टुकड़े होंगे, इनके जो दो कंपोनेंट होंगे, वो कंपोनेंट को देखो। ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाएगा, आर कॉस थीटा, और दूसरी तरफ क्या होगा, डिफिनीशन तो वही है, आर कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा आपको याद है क्या, साइन थीटा। तो कंपोनेंट में हमेशा ही कॉस आएगा, डिफिनीशन वही है, लेकिन 90 माइनस थीटा यदि कॉस में है तो अपने आप साइन में बदल जाता है। ये हमें चूंकि याद है, हम डायरेक्ट साइन में लिख देंगे। तो इसको याद रखने के लिए ये काम करिए आप। यदि मेरे पास कोई वेक्टर है एफ और ये एंगल है 30 डिग्री, तो मुझे इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किधर किधर दिखेंगे। तो पहले तो इसको आप बना लो एक डायगोनल रेक्टेंगल का, और ये ओरिजिन से दूर जाने वाले दोनों एक्स वाई एक्सिस पे साइड ले लो। ये इनके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, एक्स और वाई वाले टुकड़े हो गए। तो एफ का ये वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा, एफ कॉस 30 और ये एफ साइन 30। सर इधर वाला ही कॉस 30 क्यों, अरे यार जिधर थीटा है उधर तो कॉस थीटा, और दूसरी तरफ 90 माइनस 30 आता तो साइन वाला। इनको सेट कर दो दिमाग में। यदि एफ कहा जाता ये 15 न्यूटन या 18 न्यूटन का है, 18 न्यूटन का है, तो यदि 18 न्यूटन का ये फोर्स है 30 डिग्री पे वाई एक्सिस से, इसके दो टुकड़े क्या हो जाते, इधर हो जाते 9 न्यूटन और इधर हो जाते 9√3 न्यूटन। आपको मैं कहता कि एफ के बताओ वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो 9 किस डायरेक्ट आई कैप, और 9√3 किधर आया है, ये 9√3 किधर आया है, 9√3 माइनस जे कैप। तो आप किसी भी वेक्टर को आज के बाद आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। सर मैं क्यों लिखूं, मुझे नीड क्या है, मैं तो वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन जानता हूं, मैं आगे क्यों सीखूं कुछ नया। आपका ये पॉइंट जो आपने अभी सोचा कि क्यों सीखूं कुछ नया, उसके बारे में देखिए। आपके पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j, एक वेक्टर है b 3i प्लस 5j, एक वेक्टर है c 3i माइनस 3j, एक वेक्टर है d, ये है माइनस 3i प्लस 2j। अब मुझे बताओ, यदि मैं इन सारे वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं तो क्या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या नया मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा, या खुद कर लो। चेक करिए कितना आएगा ये वैल्यू। तो आपने जब अलजेब्रा पढ़ा था तो अलजेब्रा पढ़ते वक्त क्या किया था, सारे एक्स वाले को एक तरफ इकट्ठा करते थे, वाई वाले को एक साथ इकट्ठा करते थे, यही काम यहाँ कर। आई वाला कितना हो गया चेक करो, 5i, और जे वाला कितना हो गया, 7j कैप। 7 यदि आपसे कहा जाए a माइनस बी बताओ, वो भी कर लोगे। यदि आपसे कहा जाए कि 2a बताओ, तो देखिए क्या लिख देंगे आप, 4i प्लस 6j। यदि a माइनस बी पूछा जाता तो क्या लिखते, जल्दी बोलो, a माइनस बी माइनस माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। प्लस 2j कैप। a माइनस बी चेक कर लेना, माइनस 2j होगा या प्लस 2j होगा, देखना एक बार। -2 a माइनस बी माइनस 2j। अब मुझे ये बताओ, यदि कोई कहता है 3a प्लस 7b, तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको क्या एक साथ एक फ्रीडम मिलता दिख रहा है कि हम कितने भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कितने भी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करके स्केल अप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रीडम आया। क्या फ्रीडम आ गया कि बहुत से वेक्टर्स के साथ हम काम कर सकते हैं। सर पैरेललोग्राम लॉ फिर बेकार था तो क्यों पढ़ाया, अच्छा क्वेश्चन। दो वेक्टर हमारे पास हैं,
तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप क्या करते, दो वेक्टर के पहले आई कैप जे कैप वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते और फिर उनको ऐड करते। तो आपको लगता है उससे अच्छा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख दो, तब भी काम बन जाता है। तो आपके पास ये सहूलियत अब आई कि यदि मेरे सामने ज्यादा वेक्टर्स हो और उनको मुझे इकट्ठा करना हो तो उनके लिए कैसे काम करें। ठीक, अब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी वेक्टर मुझे दिखाएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे 15 मीटर और ये 37 डिग्री का एंगल। पहले मुझे बताओ साइन 37 कॉस 37 याद है आप लोगों को? साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। अब बताइए तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एस एक्स और एस वाई, या फिर आई कैप जे कैप वाले फॉर्मेट में लिख करके बताइए। बस इतना सा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट हम देखना चाहते हैं और फिर आई कैप जे कैप फॉर्मेट में उन्हें लिखना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, एस एक वेक्टर दिख रहा है आंखों से, उसको आई कैप जे कैप में लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है कि इनको आपने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया या रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एस एक्स कितना हो गया 15 cos 37, एस वाई कितना हो जाएगा 15 sin 37, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4/5 12, 15 इंटू 3/5 ये हो गया 9। तो आप क्या लिख देंगे 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। cos 37 याद करवाऊं? कोई नहीं, 3/4 वाला ट्रायंगल से याद कर लोगे, कोई नहीं। जो देखो 9th 10th में इसको कम यूज करते हैं, 11th 12th के बाद ना हम लोग ऐसा डाटा चाहते रहते हैं ना जिससे न्यूमेरिक आ जाए। तो यदि 30 डिग्री पे काम करोगे तो रूट आएगा ना, 45 पे काम करोगे तो रूट आएगा। अब हमेशा 90 और 0 पे काम करें ऐसा होता नहीं है, तो क्या करते हैं, ये 37 एक और चुन के ले आते हैं, 37 और 53। तो ये 37 53 से क्या अपने को फायदा मिल जाता है कि 3/4 वाला रेशियो रहता है, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और भूल भाल गए तो ध्यान करना ना, सबसे छोटा राइट एंगल ट्रायंगल 3/4 याद आएगा, इससे बड़ा याद आ गया 6 8 और वो 10 वाला, इससे बड़ा तुम देखोगे 5 12 13 वाला एक बड़े काम में आता है। तो ये सब ऐसे राइट एंगल डाटा हैं जो बार बार काम में आते हैं। अब यहाँ आप लोग यदि यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख गए तो मैं याद दिलाता हूं आपको, पिछले टर्न का जो एक एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल को कुछ लोग वेक्टर से नहीं फील कर पाते, उनका बड़ा कष्ट रहता है, वो वेक्टर के मामले में थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। उनके लिए है ये, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा गया कि ये टाइम 0 है और ये टाइम 2 सेकेंड है। बताइए कि ये डेल्टा भी कितना होगा, या ये बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ये दो चीजें हमसे पूछी गई। तो डेल्टा भी क्या, स्पीड नहीं, वेक्टर का चेंज, डेल्टा सिंबल जब आता है तो चेंज इन उसको पढ़ते हैं। डेल्टा और भी अलग अलग अब नहीं है, चेंज इन भी मुझे जब लिखना होगा तो डेल्टा भी मैं लिख दूंगा। तो डेल्टा भी वेक्टर में चेंज, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बदला, वेक्टर बदला। अब डेल्टा भी मैं लिखना चाहता हूं, मुझे डायरेक्शन बताया गया था नॉर्थ ईस्ट, लेकिन मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट को एक्स वाई मैं यदि मान लूंगा तो कोई इसमें दुख की बात नहीं है। तो हमें जब डेल्टा भी लिखना होगा तो मैं एरो के चक्कर में नहीं पड़ के मैं आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में काम कर लेता हूँ। क्या लिखना चाहता हूं मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वाला देखना कितना 10 जे कैप प्लस के साथ, और इनिशियल वाला देखो कितना प्लस 10 आई कैप। तो ये कितना आ गया डेल्टा वी का वैल्यू हम देख रहे हैं -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये इस फॉर्मेट में हमें दिखने लगा। तो आपको आई कैप जे कैप वाले फॉर्मेट में वेक्टर के लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कितनी अच्छी सर, तो आप एक रफ कागज ले लो और उस पर 200 क्वेश्चन ऐसे ही फालतू के लिखकर प्रैक्टिस कर लो। सर 200 कैसे गिनती में आता है, तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये लो एफ के कंपोनेंट बनाने हैं 30 डिग्री पे, ये लो ये एस के कंपोनेंट बनाने हैं 45 डिग्री पे, ये लो ये एक्सलेशन के कंपोनेंट बनाने हैं 37 डिग्री पे, ये लो यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाना है
ये 53 डिग्री पे। आप कंपोनेंट बनाते चलो, डाटा देते जाओ, आई कैप जे कैप में लिखते जाओ, और इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, जब क्वांटिटी मिलेगा वेक्टर, आप यदि उसे आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर चुके तो आपको ऐड करना आसान लगेगा, आपको सब्सट्रैक्ट करना आसान लगेगा, आपको स्केल अप करना आसान लगेगा, आप जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे वो भी आसान लगेगा। अच्छा सर, तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी सिखाओगे? हाँ, सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी आपको मैंने कहा था रूल के नाम पे केवल एडिशन है, सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने कोई अलग रूल आपको नहीं कहा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आई कैप जे कैप में आप काम करने लगे तो बहुत आसान हो जाता है अपने लिए ये सोचना। यहाँ देखिए, ये जैसे ही लाइन खींचूं एक्स वाई दिख जाना चाहिए आपको, और ये है 25 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी वेक्टर। आप आई कैप जे कैप में इसे लिखो, ये दिया गया है 53 डिग्री, आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करो, केवल इतना ही कर दो, आई कैप जे कैप में कन्वर्ट। तो आप, मैं शुरू कर चुका कि आई कैप जे कैप में आप काम करने के लिए तैयार, आई कैप वाला जे कैप वाला काम करना है। तो इनके दो वेक्टर, दो साइड किधर किधर लेंगे आप, एक नेगेटिव एक्स और दूसरा किधर पॉजिटिव वाई। तो ये आपको एक वी वाई वाला टुकड़ा दिखेगा और ये एक्स वाला टुकड़ा दिखेगा। एक्स वाला टुकड़ा कितना लिखने वाले हो, 25 के साथ क्या आएगा, cos 53, और cos का वैल्यू बड़ा होता है ना थीटा, तो वैल्यू छोटा हो जाता है 3/5। cos 37 होगा 4/5 और cos 53 होगा 3/5। और यहाँ पर कितना आ गया 15, और वी देखो कैसे लिखोगे, 25 sin 53, ये बड़ा हो जाएगा 25 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 20। अब आप कैसे लिखेंगे, अब आप v को कैसे लिखेंगे आई कैप जे कैप में, थोड़े ध्यान से देखो तो पहले x वाला सोचते हैं, -15i और +20j। घर, हाँ, घर में बैठ के आप ये काम खुद से करिए, या तो क्लास में मैं करवाऊंगा तो टाइम खराब होगा। क्यों? जिनको एक बार में समझ में आ गया उनको लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं, नींद आ जाएगी, फिर नया आइडिया जो मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस करिए। जिनको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अलग से मेरे पास बैठ जाओ, मैं 200 क्वेश्चन बनवा दूंगा, फिर तो सपने में भी कंपोनेंट सही बनेगा। ठीक है, कंपोनेंट जब भी हम बनाएंगे, और ये काम हमें 11th और 12th में कम से कम 2000 बार करने हैं। तो 2000 बार करने हैं तो इसका मतलब तैयार हो जाइए। यदि ये आपने नहीं सीखा तो केवल 2000 बार गलत करेंगे, और सीख गए तो आधे नींद में भी करेंगे तो कंपोनेंट कभी गलत नहीं लिखेंगे। और आई कैप जे कैप कैसे चुनेंगे, समझदारी से। आई कैप जे कैप समझदारी से चुनिएगा, वो दिखने लगता है, रेक्टेंगल वेक्टेंगल बनाने का काम नहीं है, मतलब फिर भी बनाने का मन हो तो बनाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दिख जाएगा यार ये एक्स ये वाई। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, सर कब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 11th 12 2 साल पढ़ते हैं ना बालक, इसलिए 2000 बार यूज करेंगे। यहाँ y और x, यहाँ देखना ध्यान से, यदि आपके सामने फोर्स ये ऐसे आया हुआ हो और इस फोर्स के, ये है 20 न्यूटन का फोर्स और ये 30 डिग्री पे y एक्सिस के साथ, इसका आई कैप जे कैप टुकड़ा बना के बताओ, जल्दी से आई कैप जे कैप में फॉर्मेट लिख के बताओ। इसका आई कैप जे कैप वाले दो टुकड़े बनाने हैं आपको। राइट दिस वेक्टर इन इट्स यूनिट वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप वाले फॉर्म में इन्हें लिखना है आपको। 20 न्यूटन का ये फोर्स है और 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। सही बात, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके इसका लेंथ तो देख ही रहे हैं, ये एंगल 30 और इधर वाला टुकड़ा, और शिफ्ट करने के बाद आप दो टुकड़े देखो, एफ वाई एफ एक्स, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। शिफ्ट करने से पहले मत करना ये टुकड़ा, शिफ्ट करने से पहले यदि आप टुकड़े करेंगे ना तो कंफ्यूजन में आएंगे। और यदि ओरिजिन पे टेल होगा और तब यदि आप कंपोनेंट बनाएंगे तो आप कंफर्ट से वो डायरेक्शन चुन पाएंगे। और एक पॉइंट, वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसी नीड हो, जब नीड हो। तो मैंने शिफ्ट करके क्या कर दिया, टेल ले आया ओरिजिन पे। तो जब भी कभी आपको दिखे हेड है ओरिजिन पे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले शिफ्ट करो, टेल को लाओ कहां, ओरिजिन पे। अब
आपको जब एफ एक्स एफ वाई दिख गया तो ये 20 cos 30, जहां थीटा हो ना उस तरफ वाला cos का कंपोनेंट, और उसके दूसरा जो 90 डिग्री पे 90 माइनस थीटा पर होगा तो दूसरा वाला क्या करेंगे, साइन का कंपोनेंट। तो दूसरा वाला क्या लिखने वाले हो, एफ एक्स 20 sin 30, तो 20 sin 30 तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10√3। तो अब एफ को कैसे लिखोगे आई कैप जे कैप में, एफ को लिखेंगे -10 आई कैप प्लस 10। वेक्टर लिखना हम सीख गए, वेक्टर लिखना हमने सीख लिया है। आप इस बात पे गौर करिए, यदि वेक्टर लिखना सीख गए तो उनको ऐड करना सीख गए, सब्ट्रैक्ट करना सीख गए, मल्टीप्लाई के बारे में विचार करेंगे, स्केल अप करना सीख गए, स्केलर से मल्टीप्लाई करके स्केल अप करना सीख गए, स्केल डाउन करना सीख गए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही वेक्टर छोटा हो जाएगा। स्केल डाउन करना सीख गए, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब बात करते हैं हम लोग एक छोटा सा और पॉइंट। अच्छा, पालक को केक कैप का याद आने लगा, रुक जा, देखो यहाँ, ये ध्यान से देखिए, इस डब्बे को देखिए, ये कमरे के जैसा, और इसमें XYZ दिखना शुरू हो जाएगा, तो अभी मत देखना। एक दूसरा देखो जो कमरे के केवल फर्श पे हैं आप, और फर्श पे आपको ये कुछ कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, ध्यान से देखना, 6 0, ये 6 2 या 3, और ये 0 3, और यहां पर ये O। अब ये तो लिखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि एक पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 पॉइंट रैंडम आपके सामने आ जाए, x1 y1 और x2 y2, ध्यान दीजिएगा, तो x1 तक ओरिजिन से आप कैसे पहुंचते हैं, ध्यान से देखिए। तो x1 y1 वाले पॉइंट तक आना चाहते हैं, मान लो ये a है और यहाँ ये पॉइंट b है, तो आप जब a से ये जो a तक आना चाहते हैं तो पहले x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चलेंगे, x1, और फिर y एक्सिस के पैरेलल कितना चलेंगे, y1, तो कहां पहुंच जाएंगे, a पे। तो a वेक्टर का पोजीशन बताने का काम करेगा RA। तो आर ए कैसे हम लिख सकते हैं, आर ए लिख सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। यदि कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और उसका पोजीशन वेक्टर हमें लिखने को कहे, मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसके अलोंग चल के हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। तो डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, तो आपने x1 चला, फिर y1 चला, और कहां पहुंच गए, x1 y1 वाले कोऑर्डिनेट पे। x1 x एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो x1 i कैप, y1 y एक्सिस के पैरेलल चलते हैं y1 j कैप, और ये क्या हमें दे रहा है, पोजीशन वेक्टर दे रहा है। आज आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया। अब बताइए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे। यदि बी का पोजीशन वेक्टर लिखने को मैं कह दूं आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, सोच के बताओ। हाँ, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अच्छा ध्यान से देखिए, यदि किसी ब्लॉक को आप धकेल कर ले गए रहते ए से बी तक पुश करके ले जाते, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता। ए से बी धकेल कर लेते गए सीधे रास्ते पे, तो ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और यहाँ आर ए दिख रहा है और यहाँ आर बी दिख रहा है, इन तीनों का क्या कोई रिलेशन ट्रायंगल लॉ से मिलेगा आपको। आर ए वेक्टर देखो, आर बी वेक्टर देखो, और एस वेक्टर देखो, ट्रायंगल लॉ देखो। ट्रायंगल लॉ कैसे,
तो आप ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, या ओ से डायरेक्ट बी तक गए? सर बस आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी देखने वाला हूं। यहां से यहां आए और ये गए और ये, इनमें क्या रिलेशन है? आर ए और ये एस और आर बी। क्या ट्रायंगल बनता दिख रहा है वेक्टर से? एक वेक्टर का हेड जहां खत्म हुआ वहां से दूसरे वेक्टर का टेल दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट कुछ दूर चल के गए आर ए पे, फिर कुछ दूर चल के गए आर बी एस पे, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? आर बी। तो हम क्या लिख देंगे? आर ए प्लस एस, आर ए प्लस एस किसके बराबर हो जाएगा? आर ए प्लस एस हो जाएगा आर बी के बराबर। आर ए प्लस एस किस लॉ से? कौन से लॉ से? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं एस लिखने की सोच रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर वेक्टर के रेस्पेक्ट में एस इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? आर बी माइनस आर ए लिख सकते हैं या नहीं? सिंपल अलजेब्रा, लेफ्ट से राइट साइड लेते गए तो हमारे पास आर ए लिखना हमें आता है। एक सेकेंड, मैं फिर से पिछले पेज पे ले जाऊंगा। आर बी माइनस आर ए। अब यहां देखो आर बी कैसे लिखते थे? एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप और माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप, और डिफरेंस लेते हैं तो सिंपल अलजेब्रा देखना, आई वाला आई के साथ इकट्ठा करो, कितना आ गया? एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप। तो यहां पर हमें कौन दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, वेक्टर। और ये लिखने का तरीका कैसे दिख रहा है कि यदि दो पॉइंट हमारे सामने हैं, ए से हम कहां गए? ए से ये टेल है, वेक्टर का हेड बी है, ए से कहां गए? बी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखने का परंपरा है, कन्वेंशन है, ए टू बी। ए बी लिख के ऊपर में छोटा एरो देते हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि सर आपने तो काइनेमेटिक्स लिख दिया है सिलेबस में, जो टेस्ट आप लोगे, तो ये पोजीशन वेक्टर कहाँ डिफाइन होगा? वेक्टर में, या इसका काम कहाँ आएगा? पोजीशन वेक्टर कहाँ देखोगे आप? काइनेमेटिक्स में। चेंज क्या देगा? पोजीशन वेक्टर का चेंज देगा डिस्प्लेसमेंट। चेंज मतलब डिफरेंस, याद करो। चेंज इन पोजीशन ये क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है। आपको पिछले टर्म पे बताया एवरेज एक्सेलरेशन, वो किस किस चैप्टर में आएगा? वेक्टर्स में या काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स में जाएगा। काइनेमेटिक्स में 9 टर्म्स हैं। हम लोग फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो जब भी किसी नए चैप्टर में जाएंगे तो उनके टर्म्स आएंगे, जैसे एस यू वी ए टी, ये हो गए टर्म्स, और टर्म्स का रिलेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इस तरह के रिलेशन। तो हम लोग 9 टर्म्स हैं, पहले उसे सीखेंगे काइनेमेटिक्स में, जो धीरे धीरे आपके सामने डाले जा रहे हैं। आज 2 टर्म अभी अभी आया है, एक पोजीशन वेक्टर आया है और एक डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की गई है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप डिस्प्लेसमेंट लिखने को तैयार हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आज अब डिस्प्लेसमेंट लिखने को आप तैयार हैं। कैसे? यहां पर है x1 y1 ए पॉइंट, और यहां है x2 y2 ये बी पॉइंट। तो आप जब 2 पॉइंट को देख रहे हैं 1 2 और ये 7 9, ऐसे 2 पॉइंट देख रहे हैं, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट ये जो ए से बी वाला है ये कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डिफिनीशन की तरह यूज कर लो। 2 पॉइंट देके जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखने को कहेगा आप इसे ही फॉलो करने वाले हैं। ऊपर वाला डाटा से लिख के देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे आप? 7 माइनस 1 आई कैप। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना, कहाँ गए और कहाँ थे, तो कहाँ पहुंचे उसमें से घटाओ पहले वाला। ये x 7 माइनस 1 आई कैप प्लस 9 माइनस 2 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट लिखने का एक टेक्निक। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना गलती से आ गया
तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अच्छा मुझे ये बताना, सोच के जवाब देना, लिखना छोड़ दो सब कोई, और मुझे बताओ मैं जहां बैठा हूं कमरे में या आप जहां बैठे हैं कमरे में, आपका या मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या ओरिजिन के चॉइस पे डिपेंड करेगा या नहीं? तो वेक्टर में क्या क्या होता है, एक लेंथ और एक डायरेक्शन। मान लो दरवाजा है ओरिजिन, तो मेरा जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर वहां से यहां तक का वेक्टर होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसमें एरो बना होगा। और यदि मैं दरवाजे के बदले दूसरी तरफ का कोई कॉर्नर कह दूं ओरिजिन, तो वो जो वेक्टर होगा मेरा पोजीशन बताने वाला क्या उतना ही बड़ा रहेगा? लेंथ बदला या नहीं, डायरेक्शन बदला या नहीं? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम किसी पॉइंट का पोजीशन जो डिसाइड करते हैं पोजीशन वेक्टर से, क्या वो ओरिजिन के चॉइस पे डिपेंड करेगा? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, डिपेंड करेगा। अब सुनो, फिर से सुनो, पोजीशन यदि मैं चित्र बना के दिखा, कंसेप्ट कॉपी पे नोट करना तो ये पॉइंट नोट कर दीजिएगा। एक छोटा सा पोजीशन वेक्टर depends on choice of origin। यहां देखिए, यदि आपने इसे ओरिजिन लिया, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर ये r1 देखो, लेकिन यदि ये r देखो, लेकिन यदि मैंने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां ले लिया, मैंने यहां पर एक दूसरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये o डैश है उसका ओरिजिन, ये x डैश y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। अब जो पोजीशन वेक्टर इनका आएगा, क्या पोजीशन वेक्टर वही रहेगा या ये बदल करके r डैश हो गया? तो हमने कहां ओरिजिन लिया है, क्या इस बात पे पोजीशन नहीं डिपेंड करेगा? अच्छा सोचो, इस ब्लॉक को धकेल कर हम लेते गए यहां से यहां पर, ब्लॉक को न्यू पोजीशन ब्लॉक, ये ब्लॉक का नया वाला पोजीशन है, आप इसको डिस्प्लेस करके यहां से यहां ले गए। अब एक स्पेशल एक स्टैंडर्ड आइडिया यहां सेट करो दिमाग में कि आपने जब डिस्प्लेस किया तो पोजीशन तो बदला ना, पोजीशन तो दोनों ही जगहों से देखा आपने बदला। तो मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन के चॉइस पे डिपेंड करेगा या नहीं? देखो चित्र डायग्राम देखो, क्या कर रहा है इस बात पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो ब्लू कलर का लाइन है जिसका लेंथ और जिसका डायरेक्शन नहीं बदला। अरे आप देखो तो ब्लैक वाला पोजीशन लेके देखो और वो रेड वाला पोजीशन वेक्टर लेके देखो, उन दोनों के डिफरेंस से जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ब्लू कलर वाला बदल रहा है? क्या उसका लेंथ बदला? क्या उसका डायरेक्शन बदला? तो आप यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर do not depend on choice of origin। Displacement vector do not depends on choice of origin। ये दो पॉइंट आपको किताबों में नहीं दिखता, ये टेस्ट में दिखता है और बच्चे बड़े प्यार से गलत करते हैं। आराम से देखिए, ये आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। यहाँ एक बार चेक करो, इस रूम में मैं 5 स्टेप ईस्ट की तरफ चल करके जाता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 5 स्टेप टुवर्ड्स ईस्ट। अब मुझे बताओ, ओरिजिन चाहे गेट हो या ओरिजिन चाहे कोई दूसरा कॉर्नर हो इस रूम का, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यही कहलाएगा ना, 5 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट। क्या वो इस चॉइस पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिन आपने क्या माना था? लेकिन मेरा पोजीशन किसी भी मोमेंट में ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप ओरिजिन कहां लेते हो। ठीक है,
तो चॉइस ऑफ ऑरिजिन डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ऑरिजिन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ऑरिजिन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, छोटा सा पॉइंट है लेकिन गलतियां होती हैं इससे। अब देखो, ये एक बच्चा ढूंढ रहा था कि जे के कैप का क्या करूंगा। 1 2 3 एक पॉइंट है ए और 4 7 9 है दूसरा पॉइंट। चेक करिए, ये है बी। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। एक पार्टिकल को ए से बी तक ले गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया। आपने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। तो कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना समझ में आ गया। तो आई कैप जे कैप के कैप का भी काम पड़ेगा। तो सर क्या के कैप के लिए आप डायग्राम नहीं बनाओगे। अरे मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि हमारे पास तो कागज है ना, तो उस पे 2D आसानी से दिखता है और 3D बनाने में थोड़ा लफड़ा रहता है कि यार वो वहां कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों का मन है तो मैं एक डायग्राम में काम करूंगा। वेट करूँ 2 मिनट। क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में लगा है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट। पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन गलतियां होती हैं, तो इसको दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेना। ऑरिजिन का चॉइस क्या बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये छोटा छोटा पॉइंट। ये पेज आप चाहें एग्जाम्पल की तरह नोट कर लें। सर आप जल्दी जल्दी लिखवाते रहते हो, गलत बात है, पन्ने नहीं देख पाता हूँ। काम का वो जो पॉइंट रहेगा उनके लिए मैं रुकता हूँ, आप लिख लेना। चेंज करूं। यहाँ आप लोगों से फिर से कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल ए पॉइंट पर है, 3 4 इसका कोऑर्डिनेट है और दूसरा पॉइंट है 15 9 और ये टाइम 0 से ये टाइम 2 सेकेंड में यहाँ आ गया। तो आपको बताना है एक पार्टिकल ऐसे चला आया, तो फाइंड वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको क्या बताने के लिए कहा जा रहा है, ये एक डिफिनीशन है। ध्यान से देखिएगा डिफिनीशन। ये एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसमें ध्यान क्या क्या रखते हैं, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। आपको यहां ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ले। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही लेंगे जो डिस्प्ले एवरेज वेलो। ध्रुव बालक तो उसको थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है, तुम तो कर लोगे, बेचारा वो गड़बड़ कर देगा एग्जाम में। नहीं नहीं इसलिए नहीं कि तुम ये नहीं सुन रहे हो बातें, क्योंकि वो
पिछले ही साल सारा कर चुका है, उसको तो वो 2 मिनट में मैं पूछूंगा वो सही जवाब दे देगा, और तुम भी कर चुके होगे, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, मिस ना कर जाए ना कुछ, ठीक? वो बंदा बड़ा कंफ्यूज कर देगा तुमको। अब ये नहीं तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं ध्रुव से तो कम नहीं हूँ, तो बात तो करो ही, बीच बीच में सुनते रहो, और मुझे गलत करवाना होगा तो मैं दोनों से गलत करवा लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। यार एसी चला नहीं लगता है, नहीं? इसी पे विचार कर रहे थे। आईआईटी का जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम होगा तो हो सकता है तुम्हारा सेंटर किसी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पड़े, और जहां पर विद्युत व्यवस्था हो सकता है शायद उपलब्ध हो सकता है पंखे लगे हो वो चले भी, और ऐसा भी हो सकता है ना चला तो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी 12th का टॉपिक है ना, अभी नहीं आया। अरे 10th में भी तो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ याद आया। और फैन में मोटर, फैन में मोटर सिलेबस में है, केवल ये जनरेटर हटा है सिलेबस से, मोटर मत छोड़ देना। अरे सुनो ध्यान से, तो क्या हुआ ना कि इसके लिए मैं कह रहा था कि एसी नहीं भी चला तो ऐसा वो दिन सोचो, यदि कहीं बाय चांस ऐसा रहा कि बिना एसी के तो मेरा ब्रेन काम ही नहीं करता, और एग्जाम जिस दिन था उसी दिन बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, और पंखे में बैठे थे लेकिन वो भी नहीं चल रही हो, और तो ऐसा कभी यदि बुरी तरह हम लोग फंस गए, लेकिन आईआईटी वाले ध्यान रखते हैं कि आपको थोड़ा उतना कष्ट ना हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कई जगह ऐसा हो जाता है परेशानी। घबराना मत, और मौसम भी कितना शानदार रहता है, परफेक्ट। मई जून जुलाई, मई या जून जनरली, इस बार कोरोना के कारण थोड़ा डिले होगा, मे भी ना भी हो तो मई जून आप मान के चलो, परफेक्ट गर्मी का मौसम रहता है। तो आप एक तो क्वेश्चन भी पानी पिलाता रहता है, और आईआईटी वाले पानी की अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं कि आप खूब पानी पिए, आराम से बैठो, हर एक क्वेश्चन आपको एंजॉय करवाएगा। और कि एक भी बच्चे का ये शिकायत नहीं रहता है आईआईटी के एडवांस वाला पेपर देने के बाद, यदि मुझे टाइम मिलता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। सबको पता रहता है कि मैं इतना ही कर सकता था, घर का सारा किताब भी ले आता तो इससे ज्यादा नहीं होता। तो आपको अपने हर एक दिन जो छोटे छोटे आइडियाज कलेक्ट करेंगे ना, फाइनली वही काम आएगा, क्योंकि किताब विताब नहीं काम आता। आपने जो सोचने का तरीका अपना एक बनाया है 2 साल मेहनत करके, फाइनली एग्जाम के दिन वही केवल काम आते हैं। आपको यदि एग्जाम में फ्री भी कर दिया जाए कि घर के सारे किताब ले जाओ एडवांस के पेपर के दिन, तो बिना किताब के तो जो सही भी होने वाला था अब वो भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप तो चैप्टर ही ढूंढते रहोगे, क्योंकि चैप्टर मिक्स्ड रहेगा। एक ही क्वेश्चन के लिए आप 4 चैप्टर में घूमने गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मतलब है कि बेहतर है कि आपने जो सोचा, ओपन बुक कर सकता है आईआईटी, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी दिन आप इवन आईआईटी के भीतर भी जाओगे तो किसी प्रोफेसर का मूड हुआ तो क्या भी देगा, जाओ लाइब्रेरी ले लो जो भी किताब लेना है, चलो सॉल्व करके लाओ। वो कह सकते हैं, उनको बुक से कोई लेना देना नहीं है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान से सुनिए, तो हमारे सामने हमने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में यदि बताया, एक बार फिर से देख लें आप। पोजीशन वेक्टर, it is used to describe position of a point with respect to the origin। ध्यान से सुनिए, पोजीशन वेक्टर जब भी आप कहेंगे कोई पॉइंट होगा और एक ओरिजिन होगा, ये पहले से डिसाइडेड ओरिजिन होगा, और जिसका आपको पोजीशन बताना है वो पॉइंट होगा, वहां उस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता बताने का काम करेगा ये पोजीशन वेक्टर। और आपने इसको लिखना सीखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये यदि यहाँ पर पॉइंट पी है तो पी का ये पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और इस डिफिनीशन से ही ये पता चल जाएगा
कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन बदलोगे तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर बदल जाने वाला है। और ये जो एक टर्म था, इसके सीखने के बाद आप कहते हो कि आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में हो, काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप आ गए हैं। इसको कहने के बाद आप ये, इस पॉइंट को देखने के बाद आप ये कहते हो। इस पेज को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां दूसरा पॉइंट आपके सामने में मैंने लिया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको कैसे हमने डिफाइन किया था? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया था, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा वाले फॉर्मेट जो आप यूज करते हो, डेल्टा कौन कौन सा है? चेंज। तो आप डेल्टा को पढ़ते हो चेंज, पूरे फिजिक्स में कहीं भी डेल्टा भी होगा चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा आर होगा चेंज इन पोजीशन, डेल्टा ए होगा चेंज इन एक्सेलरेशन, डेल्टा एफ होगा चेंज इन फोर्स, चेंज। आपने डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखा? तो डिस्प्लेसमेंट को लिखा है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये सर आपने इसे ऐसे क्यों लिखा? तो डायग्राम से भी आपने देखा, एक ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले गए, इसका ओरिजिनल पोजीशन मैंने देखा आर इनिशियल, इसका फाइनल पोजीशन मैंने देखा आर फाइनल। तो आप जब इनमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हो तो ट्रायंगल लॉ से क्या रिलेशन दिख रहा है? ट्रायंगल लॉ से ये रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, आर इनिशियल प्लस एस, और ये किसके बराबर? आर फाइनल के बराबर। तो एस कितना हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। छोटा छोटा पॉइंट आपने डिस्प्लेसमेंट को याद करना है, डायग्राम से देखो, डिफिनीशन को लिखो और लैंग्वेज में याद रखो, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। फिर ये याद रखो कि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा किधर से किधर, इनिशियल टू फाइनल। दो कोई फिक्स पॉइंट लेते और उनके बीच ब्लॉक को मान लो इस रास्ते से घुमा कर लाते, पाथ बदल देते। पाथ यदि ये हम कर देते, यहां पर है पाथ 1 और यहां पर है पाथ 2, तो दूसरे रास्ते से यदि लाते तो क्या डिस्प्लेसमेंट अलग होता? डिस्प्लेसमेंट सेम होता। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट किसी भी रास्ते से हम चल करके देखेंगे वो सेम आएगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट किसी भी रास्ते से उन दो पॉइंट के बीच में हम चले वो सेम आएगा। और आप यहाँ एक और डिफिनीशन देखते हैं, तीसरा, कि जिसे हम कह देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन का सेंस नहीं है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या है? ये है पाथ लेंथ। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस को हम क्या कहने वाले हैं? पाथ लेंथ। ये इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, ये स्केलर है। अच्छा ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस एक जैसा हो सकता है? सुनो, ध्यान से सुनो और बताओ, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या एक जैसा हो सकता है? कब एक जैसा होगा? जब स्ट्रेट पाथ हो। केवल इतना ही कहेंगे तो हम मिस करेंगे। हाँ, स्ट्रेट पाथ पे मूव करे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ पे मूव करे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ये दो चीजें जब बोलेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड एक जैसे। यदि डायरेक्शन बदलेगा, मैं 10 कदम चल करके 3 कदम में वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो मेरा 13 स्टेप हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 7 स्टेप रहेगा। तो ये अलग अलग हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। और यदि तीसरा टर्म ये आया है, तीसरा टर्म आया है, तो चौथा आपके सामने बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में आपके, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को लिखना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन है एवरेज वेलोसिटी। किसी भी रास्ते से आप जाएं, जो शॉर्टेस्ट एक डिस्प्लेसमेंट वाला शॉर्टेस्ट लेंथ आता है इनिशियल फाइनल के बीच, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और यदि वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम
एज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के जैसे होगा। और आप यहां उसके बाद देख रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। और ये ध्यान रखिएगा, इट इज स्केलर, इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। इट इज स्केलर, इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस इन्वॉल्व नहीं है। और आप लोग यहां तक आ गए तो अभी केवल इन 5 पे रुकेंगे। इन्हीं 5 के साथ कोशिश करेंगे अपना कंफर्ट हम डेवलप करें। एक वैसे पहले ही आप देख चुके हैं पिछले टर्न पे, तो मैं उनको लिख देता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को पिछले ही टर्न पे आप देख चुके हैं। कैसे लिखा था? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, याद करो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां ध्यान रखिएगा डायरेक्शन कैसा होगा। हाँ नहीं, वेलोसिटी का नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का। इट इज वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन इज सेम एज डेल्टा वी। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डेल्टा वी। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डेल्टा वी। आपको 5 नए टर्म, 6 नए टर्म आपके सामने रखे गए हैं। एक पोजीशन, एक डिस्प्लेसमेंट, एक एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज स्पीड, एक डिस्टेंस, और ये एक एवरेज एक्सेलरेशन। एक एवरेज एक्सेलरेशन। अब मुझे बताइए, यहां पर एक फॉर्मूला आपके पास था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कब यूज करते थे आप लोग? जब स्पीड फिक्स था 60 किलोमीटर पर आवर पे, मान लो 300 किलोमीटर कोई गया, तो स्पीड फिक्स है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करता था? पाथ लेंथ स्पीड से डिवाइड कर देते थे। अरे सोचो ना यार, यहाँ से जयपुर गए, 300 किलोमीटर मान लो गए, और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, तो क्या होगा? टाइम कितने घंटे लगे होंगे? 5 घंटे लगे होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसा काम कब करते थे? जब हमारे स्पीड हमें फिक्स दिखता था। स्पीड यदि बदल रहा होगा तब ऐसा काम नहीं कर सकते डायरेक्ट। ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप अब यहां आइए, मुझे बताइए इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। इस डायरेक्शन के बारे में बोलो तो इस डायरेक्शन का क्या नाम रखना चाहिए मुझे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ है और कहां से है, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसका बताइए तो इसके लिए क्या नाम रखा जाए? 20 डिग्री इस डायरेक्शन के लिए 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो किधर है ये? वेस्ट, तो 20 डिग्री वेस्ट कहां से? ऑफ नॉर्थ। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, आप एक एग्जांपल में हैं, वहां पर ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का जानकारी दे दिया गया, और आपसे कहा गया एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे रेडियस जिसका है रेडियस है 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जिसका रेडियस है 10 मीटर, और इस पाथ पे, ये सेमी सर्कुलर पाथ पे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक पार्टिकल आता है मूव करते हुए। ऐसे आपको बताना है ये सेमी सर्कुलर पाथ पे ए से बी के बीच, ए टू बी, फाइंड ए टू बी। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइम ए से बी वाला, थर्ड एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ
एवरेज एक्सलेशन। चलो नोट कर लो, सॉल्व करके रिजल्ट बता दो जल्दी जल्दी। Sir, 25 food. पहला क्या कहा आपने और मैंने कहा गलत है वो। अब 20 के साथ बिना डायरेक्शन बोले वेक्टर में कैसे काम करेंगे आप? 20 किधर? टुवर्ड्स, West. पक्का ना? हाँ, बिना डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। टाइम कितना लगा होगा? 15.7. कैसे सोचोगे? किस रास्ते से गया है? सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ। हाँ, पाई आर बाय वी कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम निकल आया। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? शुरू करो, कॉपी पे कैलकुलेट करो और देखो मैं बोलता हूँ गलत हो गया। एवरेज वेलोसिटी है, फिर एवरेज एक्सेलरेशन है। शॉर्ट लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। टाइम भी निकालना है ऐसे भी दिया है। एक यहाँ पर एक कार, एक पार्टिकल है और उसका स्पीड है और पाथ के बारे में जानकारी है कि वो सर्कुलर है, रेडियस है 10 मीटर। ये इंफॉर्मेशन है अपने पास। और कॉर्नर में डायरेक्शन के बारे में कुछ चिल्ला चिल्ला के बताया गया है, जिससे कि आप वेक्टर में काम कर रहे हैं ये चैप्टर भूल ना जाए। आराम से काम करिए और गलत हो जाए तो दुखी मत होइएगा, सही हो जाए तो खुश हो जाइए, क्योंकि 11th-12th वाले बच्चे इसे सही कर पाते हैं। आप फिजिक्स का अच्छा किताब देखते हो इरोटो, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। आराम से क्लास में आ जाओ वापस। आराम से सोचो किस रास्ते से जा रहा है। हाँ, अभी तुम्हें यही नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। चैप्टर है वेक्टर और पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। हाँ बोलो। 10 सेकंड। अब सोचो थोड़ा और आराम से, कुछ मिसिंग है। क्या? आप सारे कैलकुलेट करिए, आराम से कैलकुलेट करिए। एक्सप्रेशन कितना? एवरेज एक्सप्रेशन। आराम से। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन के बिना कैसे बोल दोगे वेलोसिटी? डायरेक्शन भी बोलो। तो एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होता है जो डिस्प्लेसमेंट का है। तो किधर से किधर गया? हाँ, माइनस आई कैप के बदले ऊपर में क्या लिखा हुआ है चेक कर लो। नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से बोलो। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया? 20 मीटर towards west. ये 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब टाइम के लिए देखिए क्या करने वाले हैं। टाइम के लिए क्या देखेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाता? पाथ लेंथ पाई आर बाय वी। तो टाइम कितना आ गया? पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना हो गया? 10 बाई वी कितना हो गया? 2। तो ये आप देख सकते हैं 15.7. 110/7। ठीक है, अरे 110/7 ठीक है। और अब आप कितना आ गया? 15.7. 15.7 सेकेंड। इसी टाइम में थोड़ा सा पंगा चल रहा था। अब मुझे ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? वी एवरेज। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के लिए क्या करेंगे? 20 मीटर को 1110/7 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे किधर? टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन के साथ है ना डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ, यदि पहले आप एज्यूम कर ले कि इफ वी टेक पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप माइनस आई कैप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए? लैंग्वेज में लिखो। अब आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मुझे ये बताओ सेमी सर्कुलर पाथ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या एक जैसे दिख रहे हैं? आप पाथ पे टेंजेंट के लॉन्ग ही तो चलोगे, टेंजेंट के लॉन्ग चलोगे। तो आप ध्यान से देखिए आपको कैसे काम करना पड़ेगा। तो पहले आपको चाहिए डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसका दूसरा मतलब था वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। मुझे बताओ क्या वी इनिशियल वेक्टर दिख रहा है आपको? तो हाँ, ये है वी इनिशियल वेक्टर और ये 2 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। और क्या माइनस वी इनिशियल दिख गया? जस्ट इसके अपोजिट माइनस वी इनिशियल दिख गया, लेंथ वही रहेगा। क्या आपको वी फाइनल दिख गया? हाँ, वी फाइनल भी दिख गया, वी फाइनल भी दिख गया नीचे की तरफ। किन दो वेक्टर को आप इकट्ठा करने वाले हो? वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? देखो तो वी फाइनल किधर? ये। और माइनस वी इनिशियल किधर? ये वी फाइनल और ये माइनस वी इनिशियल दोनों वेक्टर देखो, इनको मैंने ऐड किया तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? दैट इज डेल्टा वी। ये कितना दिख रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। अब मैं क्या करूं? एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या था? याद करो, एवरेज एक्सेलरेशन तो ये था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वो साथ में रखना, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था? 110/7 सेकेंड। इससे डिवाइड कर दिया और ये डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स साउथ। ये डायरेक्शन किधर आ जाएगा? टुवर्ड्स साउथ। आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, ये तो तब था ना जब आई कैप जे कैप यूज करते थे। क्या मैंने यूज किया है? अभी नहीं यूज किया है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेके क्या करूं? मेरा भी इनिशियल वेक्टर कौन सा है? वी इनिशियल किधर है? ये। तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा? ये। उसमें प्लस वाई हो कि माइनस वाई हो मुझे उससे नहीं मतलब है। इनिशियल को अपोजिट करोगे जैसे ही माइनस बगल में आएगा। हमें फाइनल दिख रहा है, इनिशियल माइनस करने पे भी दिख रहा है, दोनों साउथ दिख रहे हैं, तो दोनों को ऐड ही तो करना है, सब्सट्रैक्शन का वहां मीनिंग। तो कितना आ गया? 4। आई कैप जे कैप चाहे तो यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सोचने का जो रास्ता है वो ये। तो हम लोग काइनेमेटिक्स के 6 टर्म के साथ आज थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट लिखना हमने सीखा, पोजीशन वेक्टर लिखना हमने सीखा, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा की, आई कैप जे कैप के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी चर्चा की। और जाते जाते एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं
कि ए यदि मुझे दिया जाएगा 3i + 4j, तो इसको डायग्राम में कैसे बदलूंगा? तो डायग्राम में कैसे बनाऊंगा? तो i वाला कितना यूनिट है? 3 यूनिट, और j वाला कितना यूनिट है? 4 यूनिट, और इन दोनों को आप वेक्टर सम करते हैं, तो वेक्टर सम करते हैं तो यहां आ रहा है ए वेक्टर। ए वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? ए वेक्टर की देखिए, क्या पाइथागोरस थ्योरम है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के कारण, तो ए का जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 5, या ए का लेंथ हो जाएगा 5। तो इससे आज आपने क्या देखा कि ए यदि ए एक्स आई कैप है और ए वाई जे कैप है, तो ए का यदि आपको लेंथ चाहिए तो आप क्या करते हैं? एक्स वाले का स्क्वायर करते हैं और वाई वाले का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये एक फॉर्मूले की तरह इस ग्रीन वाले आइडिया को सेट करिए अपने दिमाग में। और यदि आपको एंगल बताना है कि ये कितना एंगल पे है ए वाला वेक्टर, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एंगल tan अल्फा हो जाएगा 4/3, या cos अल्फा हो जाएगा 3/5। तो वैसे आप चेक कर ले सकते हैं। आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं कि कोई वेक्टर जो होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें कौन सा वेक्टर मिला करता था? याद करो, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो हम लिख रहे होंगे वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे भूल गया था यार बीच में। ये ए का वेक्टर चेक कर लो कितना हो गया। ये था आपके पास 3i + 4j, और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। तो आपको कभी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर लिखना पड़े तो वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? उसके मैग्नीट्यूड से। आपको एक्सरसाइज एक वेक्टर वाला मिला हुआ है, एक्सरसाइज सीट, डीपीपी नहीं, एक्सरसाइज सीट में जाइएगा, वेक्टर के एक्सरसाइज 1 में जाइएगा और शुरू के केवल 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उनमें से जो बन जाते हैं ओके, नहीं बनते हैं तो छोड़ देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी वेक्टर का बेसिक्स ही तो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगा एक पीडीएफ, उसके आप केवल बना लेना 10 क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा हाँ सॉरी, फॉर्मूले में मॉड भी आएगा, वहां मिसिंग है ऊपर में, फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में मॉड आएगा सर। हाँ ये वाला हो गया, ध्यान दीजिए। नहीं, ये अभी 3 डायमेंशन हो गया ना, इसमें मत सीखो ये, इसको राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ना तब मैं चर्चा करूंगा। ठीक, अभी मैं कह दूंगा तो तुम कुछ भी याद कर लोगे, मत करो, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बाद देखेंगे। बाय बाय।